हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश चंद चौरसिया डॉगनाथ नकल कॉलोनी 1272 सिवनी से। आज हम इतिहास के अंतर्गत गुप्त राजवंश के पतन के बाद के जो वंश हैं उनके संबंध में अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हमने गुप्त राजवंश के संबंध में पढ़ चुका है। अब गुप्त राजवंश के पतन के पश्चात बहुत सारे ऐसे वंश थे जिन्होंने अपना अपना शासन स्थापित कर लिया था। ये जो वंश थे हूण वंश, मौखरी वंश, मैत्रक वंश, पुष्यभूति वंश एवं गौड़ वंश, इनके संबंध में हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखें हम गुप्त राजवंश के पतन के पश्चात के वंश। गुप्त राजवंश के पतन के पश्चात का इतिहास अगर हम देखें तो किसी विशाल राज्य का पतन के पश्चात कई कई छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है एवं राज्य को पाने की लालसा में अनेक देशी विदेशी आक्रमण भी होते हैं। 6वीं शताब्दी में मुगल शासन के पतन के पश्चात गुप्त शासन के अधीन रहने वाले सामंत एवं महाजन तथा ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया तथा अपने अपने राज्य के स्वयं राजा बन गए। और कुछ ऐसे बाहरी विदेशी शासक भी थे जो हूण शासक थे, जिन्होंने भारत पर आक्रमण कर वहाँ पर अपने वंश का शासन स्थापित कर लिया। गुप्त वंश के पतन के पश्चात प्रमुख 5 नए शासकों का उदय हुआ था। ये जो शासक थे, सबसे पहले हूण शासक जो एक विदेशी शासक माने जाते थे, दूसरा है मौखरी शासक, तीसरा मैत्रक शासक, चौथा पुष्यभूति शासक और पांचवा है गौड़ शासक। इन पांचों के संबंध में हम विधिवत अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले देखें हम हूण शासक। हूण मध्य एशिया की एक बर्बर प्रजाति मानी जाती है जिसका आगमन भारत में हुआ। गुप्त शासन काल के दौरान उन्होंने अनेक बार आक्रमण किया, किंतु कुमारगुप्त एवं स्कंदगुप्त के कार्यकाल के दौरान वे भारत में प्रवेश नहीं कर पाए। इसके पहले उन्होंने कई बार आक्रमण किया था, लेकिन स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त ने इन्हें भगा दिया। गुप्त वंश के कमज़ोर होने के पश्चात भारत पर हूणों ने आक्रमण कर पंजाब क्षेत्र के कुछ भूभाग पर अपना कब्जा कर लिया। बाद में कश्मीर के क्षेत्र पर भी इन्होंने विजय प्राप्त कर ली। इस तरह से हूण शासक ने यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली, किंतु इनकी सत्ता लगभग 30 वर्ष की अवधि ही भारत पर शासन कर पाई और इसके पश्चात इनकी जो समाप्त हो गया, इनका शासन समाप्त हो गया। इस वंश के प्रमुख शासकों में तोरामन जो प्रमुख शासक था, जिन्होंने भारत पर अपनी सत्ता स्थापित की थी, वो जो प्रमुख शासक था। तोरामन की मृत्यु के पश्चात मिहिरकुल ने गद्दी संभाली। माना जाता है कि मिहिरकुल एक शक्तिशाली शासक होने के साथ साथ क्रूर शासक भी था। वह शैव मत को मानने वाला था, अर्थात भगवान शिव का उपासक था तथा बौद्ध धर्म का घोर विरोधी था। उसने 600 से अधिक बौद्ध विहारों एवं स्तूपों को नष्ट कर दिया। मिहिरकुल के पश्चात हूण वंश का शासन भी समाप्त हो गया। मिहिरकुल जब खत्म हुआ तो उसके बाद हूण वंश का शासन भी समाप्त हो गया। आगे देखेंगे हम दूसरा वंश, मौखरी वंश के शासक। गुप्त वंश के पतन के पश्चात स्वतंत्र होने वालों में मौखरी वंश प्रमुख था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कन्नौज के आसपास के क्षेत्र पर मौखरी का कब्जा हो गया। उन्होंने मगध के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त कर ली और धीरे धीरे उन्होंने जो बचे हुए गुप्त शासक थे उनको भी सत्ता से पृथक कर दिया। मौखरी वंश के संस्थापक हरिवर्मा थे, जो एक शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने महाराज की उपाधि धारण की। हरिवर्मा के उत्तराधिकारी आदित्य वर्मा थे। आदित्य वर्मा के बाद ईशान वर्मा, सर्व वर्मा, अवंती वर्मा आदि प्रमुख शासक हुए। अवंती वर्मा के ज्येष्ठ पुत्र ग्रह वर्मा कन्नौज के शासक बने, जिनका विवाह वर्धन वंश की जो राजकुमारी है राजश्री वर्धन के साथ हुआ। यहाँ पर ये बता दें कि राजश्री जो वर्धन थी, ये राज्यवर्धन एवं हर्षवर्धन की बहन थी। यह मौखरी वंश के इतिहास की सबसे उल्लेखनीय घटना थी। ग्रह वर्मा की हत्या 606 ईस्वी में उत्तर गुप्त वंश के शासक देवगुप्त ने बंगाल के शासक शशांक के साथ मिलकर हत्या कर दी और इस तरह मौखरी वंश का अंत हो गया है। आइए इसके बाद देखिए हम तीसरा मैत्रक वंश।
अधिकांश मैत्रक ईरानी मूल के थे। मैत्रक गुर्जर वंश का एक नाम था और इनकी राजधानी वल्लभी थी, जो सौराष्ट्र गुजरात के क्षेत्र में आती है। इनका शासन था। भट्टारक मैत्रक वंश के संस्थापक थे। भट्टारक जो थे वो मैत्रक वंश के संस्थापक थे। भट्टारक राजा बनने से पूर्व में गुप्त वंश के सामंत के रूप में कार्य करते थे, लेकिन समय के साथ गुप्त वंश का जब पतन हुआ और कई छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र हो गए, इसी समय भट्टारक ने भी अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर लिया और मैत्रक वंश की स्थापना कर ली तथा सौराष्ट्र गुजरात पर शासन किया। उनके मार्गदर्शन में वल्लभी शिक्षा, संस्कृति, व्यापार एवं वाणिज्य का प्रमुख केंद्र थी। इन्होंने लंबे समय तक अरब जो थे उनसे रक्षा की। इनके पश्चात इनका पुत्र दर्शन गद्दी पर बैठा। इनके पश्चात द्रोणसेन, ध्रुवसेन प्रथम, शिलादित्य आदि मैत्रक वंश के शासकों ने यहाँ पर शासन किया। इन शासकों ने बहुत से धार्मिक कार्य किए। ये हिंदू एवं बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। अगला देखिए हम पुष्यभूति वंश। ये सबसे प्रमुख वंश माना जाता है, पुष्यभूति वंश, और इसी के संबंध में हम आगे भी अध्ययन करेंगे। पुष्यभूति वंश की राजधानी दिल्ली के उत्तरी भाग थानेश्वर में थी। पुष्यभूति वंश के संस्थापक नरवर्धन माने जाते हैं। माना जाता है कि ये भी गुप्त वंश के अधीन सामंत थे। गुप्त वंश के कमज़ोर होने पर नरवर्धन थानेश्वर के राजा बन गए। इनके पश्चात राजवर्धन प्रथम, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन राजा बने। प्रभाकर वर्धन इस वंश के सबसे विशिष्ट शासक थे। इन्होंने परम भट्टारक, महाराजाधिराज आदि पद भी धारण की। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र एवं 1 पुत्री थी। बड़े पुत्र का नाम राजवर्धन तथा छोटे पुत्र का नाम हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के संबंध में हम अगले वीडियो में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तथा इनकी पुत्री थी जिसका नाम था राजश्री। राजश्री का विवाह मौखरी वंश के कन्नौज के राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ था। इस तरह से अगर हम देखें तो मौखरी वंश और पुष्यभूति वंश, ये दोनों वंशों के मध्य वैवाहिक संबंध होने से इनके संबंध प्रगाढ़ हो गए और दोनों ने शक्तिशाली शासन किया। पुष्यभूति वंश के शासकों का मौखरी वंश के शासकों से वैवाहिक संबंध थे। वैवाहिक गठबंधन में दोनों साम्राज्यों को शक्तिशाली बनाया। सम्राट हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के ही एक प्रमुख शासक माने जाते हैं, जिनका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। 5वां था गौड़ शासक। गौड़ शासकों ने बंगाल के क्षेत्र में शासन किया। राजा शशांक इनके सबसे शक्तिशाली एवं महत्वाकांक्षी शासक थे और राजा शशांक सदैव ये चाहते थे कि उनके राज्य का विस्तार हो। उन्होंने हर्षवर्धन के समकालीन माने जाते हैं और कन्नौज पर अपना अधिकार बनाना चाहते थे। ये जो थे शशांक थे, तो ये बंगाल के जो राजा थे वो कन्नौज पर अपना अधिकार बनाना चाहते थे। अतः कन्नौज के शासक राजवर्धन की धोखे से हत्या कर कन्नौज पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया है। ये कट्टर शैव मत को मानने वाले थे। इनके समय के प्राप्त सिक्कों में शिव व नंदी की प्रतिमा प्रतिष्ठित है। माना जाता है कि शशांक ने ही बोधि वृक्ष को कटवा दिया था और फेंकवा दिया था तथा अनेक बौद्ध विहारों में समाधियों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। इसने बौद्ध मंदिर से बुद्ध की मूर्ति हटाकर भगवान शिव की प्रतिमा प्रतिष्ठित कराई थी। यह बौद्ध द्रोही के रूप में भी जाना जाता है। इस तरह से ये प्रमुख जो 5 वंश थे, इनका हमने इस वीडियो में अध्ययन किया। आशा है कि आपको जो 5 जो वंश हैं उनके संबंध में संक्षेप में जानकारी प्राप्त हो गई होगी। यदि अच्छे लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्राइब के पश्चात अपने अन्य मित्रों को भी इसे सेंड करिएगा। आने वाला जो वीडियो है वो हर्षवर्धन राजा के संबंध में विस्तार से उसका अध्ययन होगा, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः उसको ज़रूर देखें। यदि आप इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले सहजता से प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।